तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो अभी 9th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो टेलीग्राम पे जुड़े हैं और व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो लगातार बोलते हैं कि सर कुछ ऐसी टिप्स बताइए जिसके थ्रू हम 9th क्लास में भी अच्छा स्कोर कर सके। तो बेटा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपका स्कोर टारगेट 95 प्लस हर सब्जेक्ट में आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं बेटा पहली स्लाइड हमारी क्या कहती है। अब बात हम करते हैं 8th और 9th क्लास की कि 8th और 9th में क्या डिफरेंस था। बेटा मैं बार बार बोलूंगा आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे सारे डाउट और कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। समझते हैं 8th और 9th को देखते हैं हम। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि क्या मेजर डिफरेंस था 8th और 9th में। जब 8th में थे आप तो उस समय क्या था कि 8th क्लास में अगर हम बोले तो सर पहला तो क्या था, हमारे स्मॉल टॉपिक्स थे, स्मॉल टॉपिक्स थे, ठीक है। और क्या था, हमारे स्मॉल चैप्टर थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था इसके अंदर, एग्ज़ाम लेवल था वो क्या हुआ करता था, इजी हुआ करता था काफ़ी, ठीक है। जो पेपर आता था, जो हमारा पेपर आता था वो बुक से आता था, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे। बट वहीं अगर हम 9th क्लास को देखते हैं तो 9th क्लास में आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे, मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। कैसे, पहला 9th क्लास में जब आप आते हो तो जब आपने 8th को देखते हैं, 8th में बताऊं, 8th में आपकी ना एक बुक हुआ करती थी, सभी को पता है एक बुक हुआ करती थी, ठीक है। सिमिलरली 9th में भी आपकी साइंस की एक ही बुक होगी, ठीक है। बट इसमें ना आपको हम क्या होगा, आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर, बायो के एंड फिजिक्स को आपको थोड़ा 8 से अप लेवल मिलेगा देखने को। यानी केमिस्ट्री के चैप्टर भी मिलेंगे आपको, बायोलॉजी के भी मिलेंगे और फिजिक्स के भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा, मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा होगा। ऐसी बायोलॉजी के चैप्टर हैं और फिजिक्स के चैप्टर में जहां आप 8th में देखा करते थे ना तो साइंस में आपको न्यूमेरिकल नहीं मिला करते थे इतने ज़्यादा। बट 9th क्लास में आपको केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, जैसे हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको, फिजिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का लेवल 8th के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और इसमें आपको 8th में इतने फॉर्मूलाज नहीं थे, 9th में आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे, ठीक है। किसमें फॉर्मूलाज मिलेंगे आपको, फिजिक्स में फॉर्मूलाज मिलेंगे और कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्या रहेगा, आप रहेगा, ठीक है। अभी तो हमने ये बात करी कि 8th और 9th में क्या डिफरेंस है। अब और एक चीज देखते हैं, एग्जाम पैटर्न जो होता है ना बेटा, इसमें एग्जाम का जो लेवल होता है ना, एग्जाम का लेवल होता है काफी अप होता है 8th के मुकाबले। मैं 8th और 9th को देख रहा हूँ, 8th के मुकाबले इसका जो एग्जाम लेवल क्या होता है, थोड़ा सा अप होता है। अब क्या होता है, एग्जाम में ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। हम इसके आगे ही बात करेंगे किस तरह क्वेश्चन आते हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी बुक को लगाया जाए जिससे आप अपना स्कोर 95 प्लस या फिर 100 आउट ऑफ 100 भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना और आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते सर, फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हो सकता है बेटा आपके 8th में काफ़ी बच्चे जो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और काफ़ी बच्चों की मार्कशीट जो आई हुई है जो ऑफलाइन भी पढ़े हमसे, मैंने देखा है बच्चों के 100 में से 99 भी आए हैं मैथ में, 100 में से 98 भी आए हैं। बट क्या सर हम इतना स्कोर 9th क्लास में कर सकते हैं? मैं आपसे कहूं जिस स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करके 8th में इतना स्कोर किया था, आप वहां पर उस स्ट्रेटजी से 9th से नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है, जो बेटा 9th का सिलेबस था ना काफी छोटा था। मैं आपसे अगर मैं कहूं अपने नॉर्मल ऑफलाइन बैचेस में जो मैं कराता हूं बच्चों को, कितना हार्डली हद से हद बता रहा हूं 3 मंथ का सिलेबस है, 3 मंथ का, इससे भी कम का ही समझ लो। बट 9th का सिलेबस अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना और आपका एक एम है, क्या एम है कि भाई मुझे 100 आउट ऑफ 100 लेके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने या फिर मुझे 95 प्लस से तो कम लेके ही नहीं आने, तो बेटा आपको 8th के मुकाबले काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 9th में। आपने स्कूल में चैप्टर चल रहा होगा, आपने देखा होगा, आपने देखा चैप्टर भी यहाँ पर लेंथी हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल टॉपिक हुआ करते स्मॉल चैप्टर, यहाँ पर जो चैप्टर की लेंथ है वो बढ़ने वाली है, ड्यूरेशन बढ़ने वाली है उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे स्लाइड में कि अच्छा पहली बात ये है कि सर ये
100 आउट ऑफ 100 और 95 प्लस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं जो लगातार हमसे बोल रहे हैं कि सर ये बैच लाओ बैच लाओ बैच लाओ, कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका हमारा इतना बेहतरीन लगा है और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़कर भी हमारे थ्रू एनएमएस का एग्जाम भी क्लियर कराए, एनवीएस का एग्जाम भी क्लियर कराए, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा स्कूल में भी सीबीएसई में भी अच्छे मार्क्स आए हैं जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था। अब बच्चों की डिमांड पर हम 499 आरएस का पर ईयर का 9th क्लास का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको साइंस एंड मैथ पढ़ा जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड है। बेटा मात्र अगर मैं बोलूँ आपसे 500 रुपये में पूरे साल की पढ़ाई, और वो भी रिकॉर्डेड नहीं, आपको लाइव मिलेगी। कैसी मिलेगी? लाइव। और ऐसी पढ़ाई मिलने वाली है जो एकदम ऑफलाइन की तरह फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। ये बैच जो होगा ना उन बच्चों के लिए है जो क्या बनना चाहते हैं, जो हमारे जीरो से क्या बनना चाहते हैं, हीरो, ठीक है। मुझे पता है बहुत बच्चे हमारे पास जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करे हुए हैं। बट अब आगे चलते हैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पता नहीं होता। फिर बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर 8th में तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे बट 9th में नहीं आए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड का डिफिकल्टी लेवल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा 8 से अप होता है। भाई 8th में मैंने बताया ना बेटा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आती है। क्या आती है? आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपकी डेफिनेशन आती है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हमसे जो बच्चे पढ़े हैं ना ऑफलाइन और ऑनलाइन, उन बच्चों के 60 में से 60 आए हैं पूरे यार, 100 में से 99, 100 में से 98। ये तो तब था जब मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है। ऑफलाइन में तो भर के पढ़ाया, लेकिन ऑनलाइन में इतना पढ़ाया भी नहीं है। तभी बच्चों क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, डायरेक्ट डेफिनेशन आती थी, लिमिटेड सा सिलेबस था। बट 9th क्लास में डिफिकल्टी लेवल है, लेकिन किसके लिए? जो 8th पास करके आए उनके लिए। अच्छा, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी आती है, केस बेस्ड स्टडी आती है। और क्या होता है? न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एग्जाम लेवल क्या होता है? टफ होता है। क्या होता है? एग्जाम लेवल टफ होता है। और चेकिंग भी कह सकते हो आप, चेकिंग हार्ड होती है 8th के मुकाबले। आपके भी यूट्यूब होंगे, आपके यूट्यूब में भी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब मैडम जो होती हैं वो डायरेक्ट देती हैं। बट अगर आप एग्जाम को जब दोगे ना तो आप देखना क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे। कुछ टीचर पता क्या कहते हैं आपसे? एनसीईआरटी पढ़ो। मैं ये कहता हूं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है बेटा, 100 नंबर होता है ना टोटल, तुम्हारे ना 65 भी नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो। और ये टीचर आपको बेवकूफ बनाते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने से नंबर आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका है, वो मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर हम आपको टाइम टेबल बताएंगे कैसे मैनेज करना है आपको टाइम टेबल, ठीक है। 60 प्लस भी नहीं आएंगे, बट एनसीईआरटी को जो पढ़ने का तरीका बताऊंगा, अगर आपने उससे पढ़ा है तो आप पक्का डेफिनेटली 95 प्लस स्कोर करोगे ही करोगे। और हमारे ऑफलाइन सेंटर पे काफ़ी बच्चे हैं जो पीडब्ल्यू के नेक्स्ट टॉपर के, जो हमारे बैच ले लेके छोड़ के बैठे हुए हैं, और फिर ये बात कहते हैं कि सर बड़ा मजा आता है आपकी ऑफलाइन क्लास में, खास हमने पहले ज्वाइन करा होता। पता है क्यों? क्योंकि लोग भेड़ चाल के हिसाब से चल रहे हैं। आप एक चीज़ को समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन आपको जिस टीचर समझ आता है उससे पढ़िए। दोस्तों को देख के नहीं, भाई मेरे दोस्त को समझ आ रहा है मैंने भी बैच ले लिया। अपना लेवल देखो, क्या आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, यू आर कैपेबल और नॉट। भाई हमसे तो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो जो हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ाओ, उन्हें मजा आता है ना, ऑनलाइन में ऑफलाइन वाली फीलिंग मिलती है, मजा आता है पढ़ने में उनको। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो बच्चे हमारे पास 10th में करते हैं, सर मैंने आपके नोट्स परचेज करे हैं, नोट्स भी मेरे बहुत, अगर आप नोट्स हमारे लेना चाहते हो तो साइंस की पीडीएफ 20 RS की है, और मैथ की जो बुकलेट है, मेरी मैथ की बुकलेट है वो मेरी 30 RS की है। मजा आ जाएगा। बच्चे बोलते हैं सर ये हम जब नोट्स पढ़ के जाते हैं ना क्लास के अंदर, इजी टू अंडरस्टैंड है, मजा आ जाएगा आपको देखती नोट्स। आप पूरे गूगल पे नोट्स देख लो, देन फिर हमारे नोट्स देखना। बच्चा कहता है कि सर मैं क्लास में आंसर देता हूँ, क्लास में मेरी पोजीशन अच्छी आ रही है, नोट्स से पढ़ के जब क्लास में जाता हूँ तो अच्छे आंसर्स कर पाता हूँ, ठीक है। आप भी ये नोट्स परचेस कर सकते हो हमारे अगर परचेस करना 9th क्लास के। हाउ टू स्टार्ट स्टडी? पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। हर कोई बोलेगा एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी से ही आपके मार्क्स इनहांस होते हैं और एनसीईआरटी बेस्ट है। बट एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है? मैं
एक स्टूडेंट था अपने टाइम पर, तो मैं कैसे पढ़ा करता था मैं वैसे ही बता रहा हूँ। और बेटा ये मेरा वादा है, मुझे आज भी याद है, जब मैंने 9th क्लास में एडमिशन लिया था प्रतिभा विकास विद्यालय में, A6 पश्चिम बिहार में, मेरे को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं आती। मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा, मैं ऑफलाइन ही पढ़ा हूँ। और ऑफलाइन मैंने जो चीज़ सीखी है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी को सही वे क्या एनसीईआरटी का, पेंसिल लीजिए बैठिए, एक एक लाइन को पढ़िए, ठीक है, पैराग्राफ को पढ़िए, देन अंडरस्टैंड करिए मैंने कितना सीखा इसमें से। और जो हार्ड वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उनके मीनिंग लिख लो। प्लस जब एनसीईआरटी का आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर क्या करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ। आप जो एनसीईआरटी में देखा होगा क्वेश्चन दिए होते हैं, इन टेक्स्ट और टेक्स्ट के दोनों दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों को जरूर करना है। जब आप ये दोनों कर लोगे तो आपका जो लेवल है थोड़ा सा चैप्टर का बेस बन जाएगा, ठीक है। अभी आपके 100 में 100 नहीं आएंगे, आपने ये करने का सोचो कि 100 में 100 आएंगे, नहीं आएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, सर मैंने एनसीईआरटी कर लिया, उसे क्वेश्चन कर लिए। सिमिलरली मैथ में क्या होगा, पहले आप एग्जाम्पल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल करेंगे मैथ में, फिर एक्सरसाइज करेंगे। बच्चे गलती पता क्या करते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते, सीधा एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल पहले मस्ट करने हैं आपको, समझ आया, ठीक है। सर मैंने एनसीईआरटी भी कर ली और मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप सभी को पता है एक एडिशनल बुक आती है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, जिसमें क्या होता है, काफी क्वेश्चन अच्छे दिए होते हैं। जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको लगता है ना बाहर से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से नहीं आते, ये बात बहुत कम बच्चों को बताती है। वो क्वेश्चन कहां से देते हैं, एग्जाम में एग्जामिनर देता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, ठीक है, और आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन इन टेक्स्ट कर लिए, तो मैं कह सकता हूं कि बेटा आपके 90 मार्क्स कहीं नहीं गए। सर 90 मार्क्स, फिर मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 का एम है मेरा, तो कैसे अचीव कर रहा है। फिर आती है हमारी रेफरेंस बुक, ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है रेफरेंस बुक का। मैं आपको रेफरेंस बुक बता भी दूंगा, सिर्फ वही बुक लगानी है, एक या दो बुक, ज्यादा बुक नहीं पढ़नी, एक बुक को ही बार बार पढ़ना है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका मैं सिखाऊंगा, आप मेरे को कोई भी डाउट हो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे बेटा पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है, जो भी डाउट हो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब रेफरेंस बुक क्या होती है, रेफरेंस बुक इसलिए लो ताकि मोर क्वेश्चन हो और आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लिए और रेफरेंस बुक को कर लोगे, तो मैं ये कह सकता हूं अब आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 हो चुका है। अब कोई भी आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से नहीं रोक सकता। सर ये तो हमारा तरीका हो गया भाई, स्टडी स्टार्ट कैसे करें, कोई भी चैप्टर हो, चाहे मैथ का हो चाहे साइंस का हो, आपको ये तरीका फॉलो करना है। कैसे, एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, पेंसिल मार्क करनी है, एक एक एक्टिविटी को पढ़ना है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, हमारा यहां से एनसीईआरटी कवर होगी। फिर क्वेश्चन के लेवल बढ़ाने के लिए हम कहा जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया और एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए, फिर हम करेंगे रेफरेंस बुक को। ये तीनों करने के बाद आप मुझे बोलना कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए, बट आपको एक एक चीज आनी चाहिए। यहां तक समझ आ रहा है बेटा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। देखो टाइम टेबल ना हर बच्चे का अलग अलग होता है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर कहेंगे कि भाई 6 बजे उठो, इतने बजे उठो, ये सारी फालतू की बातें हैं। आप एक चीज समझो, हर बच्चे का टाइम टेबल अलग होता है। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर आप टाइम टेबल में क्या चीज कहना चाहते हो। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं टाइम टेबल में कि ट्यूशन को छोड़कर और स्कूल की टाइमिंग को हटाकर, मतलब ट्यूशन की टाइमिंग हटा दी आपने और स्कूल की टाइमिंग हटा दी, इन दोनों को हटाने के बाद अगर आपको 4 आवर्स कम से कम डेली सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है भाई, ये कर सकते हो तो समझ लेना आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं लास्ट और एक बात बताना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे मुझे लगातार कहते हैं कि सर मोटिवेशन दीजिए। बेटा मोटिवेशन के लिए मैं एक ही वर्ड और एक लाइन कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप के जो हालात हैं, ठीक है, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। जो गरीबी है उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बच्चों को ये चीज़ कहता हूँ कि फालतू की वीडियो मत देखो। बस जब रात को माँ बाप आए ना, ठीक है, तो उनके एक बार हाथ पकड़ के देखो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। आपको बस यही काम करना है कि उनकी जो मेहनत है ना, जो आपके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं, बस उसी को वेस्ट नहीं होने देना। ये चीज़ आपके मन में जब आ जाएगी ना, तब आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और मोटिवेशन ना अपने आप से आना चाहिए पढ़ने के लिए। जिस बच्चों को पढ़ने के लिए बोला जाता है ना, वो पढ़ने वाला बच्चा कभी हो ही नहीं सकता। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं ना, उन्हें पढ़ाई के लिए कभी बोला ही नहीं जाता। आप किसी बच्चे से पूछ लें, किसी भी टॉपर से पूछ लें, क्या तेरे पेरेंट्स तेरे को कहते हैं पढ़ ले। जो बच्चे अपने माँ बाप के कहने में पढ़ाई करते हैं ना, वो बच्चे कभी भी
अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, बट डामाडोल वाली ज़िंदगी चलेगी, स्कोर करेंगे, पास होंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, बट वो कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन यही है, अपने पेरेंट्स के हालात को देखो, अपने घर के हालात को देखो और उसको देख के आगे पढ़ाई करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।